नमस्कार, डिजियाना विशेष में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रतीक श्रीवास्तव। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव, प्रदेश के बहुत ही कद्दावर नेता श्री कैलाश विजयवर्गीय। इस इंदौर शहर ने, बल्कि मैं यूँ कहूँ कि मध्य प्रदेश ने, कैलाश विजयवर्गीय को छात्र नेता से जन नेता बनते हुए, पार्षद से महापौर बनते हुए, विधायक से कई बार अलग अलग महकमों का कैबिनेट मंत्री बनते हुए और भारतीय जनता युवा मोर्चा के छोटे से कार्यकर्ता से लेकर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव तक बनते हुए देखा है। लेकिन आज तक मीडिया के इतिहास में कभी भी कैलाश विजयवर्गीय का कोई अराजनीतिक इंटरव्यू नहीं हुआ। यह पहला अवसर है मीडिया के इतिहास में जब हम कैलाश जी का एक गैर राजनीतिक इंटरव्यू करने जा रहे हैं। कैलाश जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद डॉक्टर प्रतीक जी। और जैसा कि मैंने कहा कि आपकी इस मध्य प्रदेश की सियासत पर, आपकी राजनीति पर, आपकी राजनीतिक शैली पर बहुत सारे इंटरव्यू हुए हैं। मैंने भी बहुत सारे इंटरव्यू किए हैं अलग अलग चैनलों में। लेकिन पहली बार मैं चाहता हूं कि आपसे, अगर आपकी इजाज़त हो, तो हम कुछ गैर राजनीतिक बातें करें। आपके आदेश का पालन होगा डॉक्टर साहब। कैलाश जी, ये दौर जो है, इस दौर में विज्ञान की सीमितता सामने आई है। मनुष्य की एक छोटापन, मनुष्य का बोनापन सामने आ गया है कि उसके हाथ में कुछ भी नहीं है। जिसको हम आवश्यकताएं समझते थे, जो विलासिता थी, जो भौतिक सुख समृद्धि थी, वो सब बोनी नज़र आ रही है। इस दौर में, ये दौर आत्मचिंतन का, आत्ममीमांसा का, आत्म परीक्षण का दौर है। आप भी कर रहे होंगे, आपकी जो चिंतन शैली की आदत है, आप सोचते विचारते रहते हैं। कैसा पा रहे हैं इस दौर में मनुष्य को, मनुष्यता को, संबंधों को, सब चीज़ों को? प्रधानमंत्री जी हमेशा एक बात कहते हैं प्रतीक भाई, कि कोई भी चुनौती आती है या कोई भी समस्या आती है तो एक अवसर प्रदान करती है आपको सोचने का, विचारने का और चिंतन करने का। ये राइट टाइम है। हमको सोचना चाहिए कि हम कैसा जीवन जी रहे हैं। हम किसी के साथ खिलवाड़ तो नहीं कर रहे हैं। हम अपने सुख के लिए प्रकृति को बेनकाब तो नहीं कर रहे हैं। प्रकृति के साथ खिलवाड़ तो नहीं कर रहे हैं। मुझे लगता है कि इन सारे प्रश्नों का जवाब इस समय लॉकडाउन के वक्त एकांत में जो चिंतन करने वाले लोग हैं उनके लिए विचारणीय है। क्योंकि हमने बहुत प्रकृति का दोहन किया है। दोहन करने का अधिकार है, किंतु शोषण करने का अधिकार नहीं है। अब हम शोषण करने लगे। दोहन करने के लिए तो है, पर आप शोषण करें प्रकृति का तो फिर प्रकृति इस प्रकार के अवसर लाती है जिसमें आपको आपकी औकात दिखाती है, बोनापन सामने आता है आपका। पूरी दुनिया आज नतमस्तक है हर तरह से। जो अपने आप को बहुत बड़ा शक्तिशाली राष्ट्र मानते थे, आर्थिक रूप से, तकनीकी रूप से, वो सब निढाल पड़े हुए हैं। अमेरिका, हमारे यहाँ 1 लाख संक्रमित लोग हैं, वहाँ 1 लाख लोग मर चुके हैं, 1 लाख से ज़्यादा लोग। कितनी बड़ी बात है ये, कोई छोटी बात नहीं है। और इसलिए हमें अपने विचार, अपने चिंतन, अपने संस्कार, अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा, अपनी धर्म, इस सब के बारे में विचार करते हुए ये राइट समय है कि भारत दुनिया के सामने यह सिद्ध कर सके कि भारत की परंपरा, भारत की संस्कृति, भारत के संस्कार, भारत के धर्म ग्रंथ सर्वश्रेष्ठ हैं, जो आज भी दुनिया को दिशा दे सकते हैं। आज भी भारत के अंदर विश्व गुरु बनने की क्षमता है। यह इस समय के अंदर हम सारी दुनिया को बता सकते हैं। कैलाश जी, जैसा कि मैं बचपन से आपको जानता हूँ, तो आप बचपन से ही रामचरितमानस के मर्मज्ञ रहे हैं, पाठक रहे हैं। लोगों के घर जाकर आप सुंदरकांड किया करते थे, रामायण पाठ किया करते थे, भजन भी गाते थे। उमा जी तो आपको भजनानंदी ही कहती थी। अब इस चिंतन के दौर में, मार्च के पहले तक तो आपकी एक सियासत की मजबूरियाँ थी, बहुत सारी व्यस्तताएँ थीं, और राजनीति की अपनी मजबूरियाँ होती हैं, अपनी परेशानियाँ होती हैं। उस दौरान वैसे ही राजनीति करना पड़ती है जैसे सामने वाला कर रहा होता है। लेकिन अब जब आप एकांत में हैं, आत्मचिंतन के दौर से गुजर रहे हैं, तब क्या
बचपन में पढ़ी हुई रामायण, रामचरितमानस की चौपाइयाँ, उसके प्रसंग, उसके दृष्टांत, उसके उदाहरण कुछ याद आते हैं, कुछ मन को दिशा दिखाते हैं, प्रेरणा देते हैं, कुछ बताते हैं कि ये चूक गया, ये रह गया, ये करना था, ये होना था, इस तरह की कुछ चीज़ें याद आ रही हैं आपको? देखिए, हर ग्रंथ, चाहे रामचरितमानस हो चाहे गीता हो, हमें कुछ न कुछ दिशा दर्शन देता है। यदि राम जी का जीवन हम देखें पूरा, तो राम जी जब विश्वामित्र उनको लेकर गए, जिस प्रकार उन्होंने उनका विवाह हुआ, विवाह होने के बाद फिर घर आए, इसी बीच में उन्होंने सुबाहु को मारा, ताड़का को मारा, और उसके बाद फिर वापस आए। वो आने के बाद जब उनका राज्याभिषेक हो रहा था, और फिर राज्याभिषेक होने के बाद अचानक होने से ठीक पहले ही उनको जाना पड़ा। जस्ट पहले कैकेयी ने वर मांग लिया और उनको जाना पड़ा वनवास। अब देखिए, समझने वाली बात यह है कि उस वक्त के सबसे बड़ा राज परिवार था, वह वनवास गया। तो वनवास जाने के बाद वो हो सकता था कि बहुत वहाँ पर भी 5 स्टार कुटिया बना सकते थे, पर वो नंगे पैर गए। प्रकृति किसी दूसरे राजाओं से सहयोग नहीं लिया उन्होंने। सीता का अपहरण हुआ, सीता जी का, तो उन्होंने वानर, सुग्रीव, हनुमान जी, निषाद राज, ये सब फिर प्रकृति पूरी की पूरी प्रकृति के करीब गए राम। और प्रकृति में रहने वाले के लोगों को साथ में लेके बहुत बड़े शक्तिशाली राजा को मारा उन्होंने। मतलब उन्होंने प्रकृति को महत्व दिया। आज हम प्रकृति का शोषण कर रहे हैं। ये जो मार हमारे पास आई वो इसीलिए आई है, नहीं तो कोई कारण ही नहीं है। देखिए, भारतीय संस्कृति को देखिए, भारतीय परंपरा को देखिए, भारतीय खान पान को देखें आप, तो हम लोग इतने रिच हैं, इतने समृद्धशाली हैं कि दुनिया हमारी तुलना में बहुत गरीब है। हमारे पास क्या नहीं है, हमारे किचन के अंदर हमको शक्तिशाली करने का सामान पूरा भरा हुआ है। आज एक शब्द बहुत चला, इम्यूनिटी पावर, इम्यूनिटी पावर, इम्यूनिटी पावर, प्रतिरोध क्षमता क्या है? हमारे घर के अंदर है भाई। हम हल्दी खाते हैं, प्रतिरोध क्षमता बढ़ाती, अजवाइन खाते हैं, प्रतिरोध क्षमता बढ़ाती, हींग खाते हैं, प्रतिरोध क्षमता बढ़ाती, दालचीनी खाते हैं, हमारी इम्यूनिटी पावर बढ़ाता है, तुलसी, नींबू, अदरक, ये सब हमारे इम्यूनिटी पावर बढ़ाते हैं। दुनिया के अंदर इतने सारे मसाले यदि कहीं खाए जाते हैं तो भारत के अंदर खाए जाते हैं। ये हमारे ऋषि मनीषियों ने परंपरा के रूप में हमें दिया है। तुलसी हमारे घर के आंगन में लगी रहती है, 5 पत्ती रोज खाओ, आपको इम्यूनिटी पावर बढ़ाएगी। अब जिनके अंदर कुछ हो ही नहीं सकता आपको। तो हमारे घर के अंदर हमें अंदर से ताकतवर बनाने की सारे सामान उपलब्ध हैं। जो आयुर्वेद के गुरु हैं और जो देवताओं के डॉक्टर हैं, धन्वंतरी, उनकी बेटी है भानुमति, और उनका बेटा था सुषेण, जिसने लक्ष्मण को जिंदा किया, जो रावण के वहाँ डॉक्टरी करते। तो धन्वंतरी को उनके पिताजी ने जब दहेज में एक मसालदानी दी जो रसोई घर में इस्तेमाल होती, तो उन्होंने कहा ये मसालदानी नहीं, औषधि है जिसका जिक्र आप कर रहे हैं। हल्दी, अजवाइन, सौंफ, हींग, जीरा, ये सब इलाज है किसी न किसी। तो भानुमति का पिटारा जिसको हम बोलते हैं, वो औषधियों का एक मेडिकल बॉक्स है, भंडार है पूरा की पूरा। आपके जीवन को मजबूत करने वाला, जीवन आधार को मजबूत करने वाला एक पिटारा है, भानुमति का पिटारा। पर हम लोग जंक फूड के चक्कर में पड़ गए, हम मैगी के चक्कर में पड़ गए, हम ब्रेड के चक्कर में पड़ गए, हम सैंडविच के चक्कर में पड़ गए, और पता नहीं क्या क्या आजकल नाश्ता करने लग गए। मैदा, प्रतीक भाई भूल गए और मैगी को याद रखने लग गए। प्रतीक भाई, यदि हम अपने बच्चों के सच्चे प्रेमी हैं, सच्चे स्नेही हैं, तो अपने घर में पड़ा हुआ मैदे का सामान, चाहे मैगी हो चाहे ब्रेड हो, निकाल के बाहर फेंक देना चाहिए, कुत्ते को डाल देना चाहिए। ये सीख देने वाला समय है। जैसे मतलब प्रधानमंत्री जी का जब कोई भी चुनौती मिलती है तो आप चुनौती पर अवसर ढूंढिए। यह अवसर है कि हम क्या खा रहे हैं, हम कब उठ रहे हैं, हम कब सो रहे हैं। योगा हमारे जीवन का हिस्सा है। और बाहर का खाना पीना छोड़ दें, हम अब घर में ही बना हुआ खाएं। हाँ, अच्छा खाएं, और बाहर का भी खाना हो तो सात्विक खाएं। होटलिंग जो थी वो बहुत नुकसान देने वाली है। तो इन सब चीज़ों से हमें सोचना पड़ेगा अपने आप के बारे में। आपने इतने साल तक अनाज नहीं खाया, बहुत लंबे समय तक आपने अनाज नहीं खाया, और मोरधन खाते रहे, सब्जियां खाते रहे, फल खाते रहे, चूँकि खान पान की बात निकली है, तो कैसा कमज़ोरी लगती होगी कुछ? कभी कभी ना भी कमज़ोरी लगती हो, चलिए कभी कभी मन तो करता होगा कि सराफा में गए तो भुट्टे का किस खा लें, या कुछ चाट पकौड़ी खा लें, समोसे खा लें, या कुछ खा लें। देखिए, खुद पे नियंत्रण करना हमारे यहाँ एक जैन शास्त्र के अंदर है कि जो रण को जीते वो वीर है, और जो खुद को जीते वो महावीर है। तो खुद पे जो नियंत्रण कर सकता है वो समाज पे नियंत्रण कर सकता है, और दुनिया पे नियंत्रण कर सकता है। इसलिए
अपने पे नियंत्रण करना व्यक्ति को सीखना चाहिए, और ये समय राइट टाइम है कि आप अपने घर में बैठकर अपने आप पे नियंत्रण करें। प्रतिदिन सुबह से लेकर शाम तक क्या कितने साल आपने अनाज नहीं खाया? मैंने 16 साल नहीं खाया। तो 16 साल आपने अनाज नहीं खाया, मोरधन आप खाते थे, सब्जियां आप खाते थे, फल खाते थे, तो कभी भाभी गुस्सा होती होगी, भाभी को लगता होगा कि घर में आज बहुत बड़े, जैसे कि काकी साहब आपकी माताजी बहुत ही ज़बरदस्त मेथी के पराठे बनाती थी, मैंने खाए हुए उनके हाथ के मेथी के पराठे, तो कभी घर में मेथी के पराठे बनते होंगे, काकी साहब भी बनाते होंगे, माँ गुस्सा होती होगी कि नहीं कैलाश खा ले आज तो एक पराठा, तब आप कैसे माँ को समझाते होंगे, कैसे भाभी को समझाते होंगे? देखिए, मेरी पत्नी ने सारी चीज़ें मोरधन की बनाना सीख ली, सिंगाड़े के आटे की बनाना सीख ली, सिंगाड़े के आटे, राजगीरे के आटे और मोरधन के मिला के वो मेथी का पराठा नहीं बन सकता ना मोरधन से। इतनी बढ़िया मेथी का पराठे बनाती हैं वो। राजगीरा, सिंगाड़ा और मेथी, वो मोरधन तीनों को मिलाकर मेथी का पराठा बनाती है। वो इडली बनाती है, वो क्या बोलते हैं वो साउथ इंडियन डोसा और सब बना लेती हूँ। तो कभी काकी जी नाराज हो जाती होंगी कि नहीं ये खाना ही पड़ेगा, तो बनाया मैंने, दाल बाटी बनाई है, बाफले बनाए हैं? एक बार नाराज हो गई थी खूब जम के, जब हम आकाश विदेश में पढ़ता था और मेरी पत्नी ने बोला कि खाना नहीं खाएंगे तो मैं नहीं जाऊंगी, तो उन्होंने मुझे डांट के बोला अच्छा तूने कसम खा रखी है ना, तो भारत के अंदर मत खा, तो विदेश में जाए तो वहाँ खाना। तो फिर उन्होंने कहा कि चल मेरा कहना मानना पड़ेगा, तो मैंने उनका कहना माना था, मैं अमेरिका गया था, फिर मैंने वो खाना खाया था पत्नी के साथ। पत्नी ने कहा मैं नहीं जाऊँगी। तो कभी कभी बाल हट, स्त्री हट, राज हट सब रहते हैं। वो तो माँ हट था। तो फिर माता जी का आदेश था वो मेरे लिए। देखिए, मेरी मदर ने जो कभी भी मुझसे जो शब्द कहे वो मेरे लिए ब्रह्म वाक्य रहे, तो मैंने हमेशा उनकी बात मानी। मैं सवाल करना चाह रहा था आपसे कि आपके पिताजी ने आपको बहुत सिखाया, वो तो एक मिल में श्रमिक थे, माँ रामायण पाठी थी, आप दोनों में से ज़्यादा नज़दीकी किसके रहे? देखिए, हमारे घर के अंदर पिताजी से हमारी बड़ी दूरी रही, दूरी इन द सेंस की मर्यादा रही, हम उनके सामने ही नहीं जाते थे कभी, और वो बात भी करते थे तो माता जी के थ्रू होती थी, हमें कुछ आवश्यकता भी थी तो हम मम्मी के पास जाते थे, इसलिए माता जी से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट रहा। पिताजी से ऐसा नहीं था कि अटैचमेंट नहीं था, पर उनसे डर था बहुत, उनके सामने जाने में डर लगता था हमको। मैंने आकाश को कभी मेरे पिताजी के सामने गोद में नहीं ली, बहुत ज़्यादा सम्मान था, मतलब मैंने कभी आकाश को गोद में मेरे पिताजी और माताजी के सामने लिया ही नहीं। घर के अंदर ऐसी मर्यादाएं थी, तो एक मर्यादा थी पिताजी और हमारे बीच में, तो वो हमेशा कायम रही, और इसलिए ज़्यादा नज़दीकी माँ से ही रही। पिताजी का बड़ा आशीर्वाद था, पिताजी का बड़ा स्नेह था, मैं उनका बड़ा सम्मान करता था। सिखाते हो कुछ, उन्होंने ऐसी बात कही हो जो आपको आज भी याद आती हो, जो लगता हो कि आपको वो एक उसने एक दिशा दी, एक मार्गदर्शन दिया पिताजी ने? देखिए, पिताजी की एक बात तो मैं हमेशा ध्यान रखता हूँ। एक बार क्या हुआ, मैं नगर निगम में था और स्थायी समिति का अध्यक्ष था, मैंने बोरिंग करवाए थे और मेरी शिकायत कर दी कि बोरिंग मैंने भ्रष्टाचार किया। तो उस समय एक ही पेपर चलता था नई दुनिया, उसमें बड़े हेडलाइन में आया कि नगर निगम में भ्रष्टाचार हुआ। तो मेरे फादर ने, वो मुझे जानते थे, तो उन्होंने कहा कि मदर से बोला उन्होंने और कि उसको बुलाओ। तो मैं गया, तो उन्होंने माताजी को सुनाते हुए एक बात बोली, बोले अपन ने कुछ ज़िंदगी में गलत नहीं किया तो अपना कुछ भी नहीं होगा, इसलिए डरने की ज़रूरत नहीं है, और रोज़ सुबह उठो तो कांच में आँख से आँख मिला कर देखो, यदि तुम आँख से आँख मिला पा रहे हो तो जीवन में कोई तुमको हरा नहीं सकता, और यदि तुम अपनी नज़र में गिर गए तो जीवन में कोई तुमको बचा नहीं सकता। तो हमेशा गिरने के बाद कोई उठा नहीं पाता, तो बोले कि हमेशा भगवान का स्मरण करो और रोज़ कांच में आँख से आँख मिला के देखो कि मैंने कल क्या किया था, कोई गलती तो नहीं की, तो तुम्हें जीवन में कभी भी पराजय नहीं मिलेगी, और कोई कितना भी कुछ कर ले तुम्हारा कोई बिगाड़ नहीं सकता। तो ये पिताजी का एक संदेश था और वो मैंने जीवन में गांठ बांध के रख रखा है। तो ऐसे बहुत सारी बातें मेरे पिताजी ने मुझे सिखाई है और मैं उसका अभी पालन करता हूँ। कभी आपकी पिटाई विटाई भी की हो पिताजी ने? हाँ, कई बार। मैं थोड़ा चंचल था और स्कूल जाता था तो ग्रुप में बच्चों के साथ रहता था पूरे मोहल्ले के, तो किसी का भी झगड़ा हो जाता था तो किसी को मार के आया था तो कोई शिकायत करने आता था घर पे, तो फिर पिटाई होती थी। और मैंने काफ़ी मारपीट की, मोहल्ले के सब बच्चों के साथ जाते थे तो सब, मैं उनका बॉस था बचपन से। और उस समय तो श्रमिक क्षेत्र की जो छवि थी वो गुंडागिर्दी वाली थी। और उस समय हम सात्विक तरीके से, क्योंकि हम संघ की शाखा में जाते थे, हमारे सात्विक तरीके जीवन जीते थे, उस समय गुंडों को संघ की शाखा में कब जाने लगे? हम बचपन से जाते थे, बचपन से। मैं मतलब 7-8 वर्ष के रहे होंगे? हाँ, 7-8 साल के से जब से जाने लगे। अचानक ही क्या था कि जैसा आपने बताया मिल एरिया था, तो हमने बोला यार यहाँ झगड़े वगड़े बहुत होते तो लठ चलाना सीखना चाहिए। तो किसी ने बताया कि यहाँ ये जनता कॉलोनी नहीं, पूरा मैदान था यहाँ पर, तो यहाँ शाखा लगती थी। तो विक्रम विजय सिंह जी बाबूजी शाखा लगाते थे, माल में मिल के कर्मचारी थे वो। तो हमने बोला ये लठ चलाना सिखाते हैं।
तो हम चले गए वहाँ। दंड संचालन। उस समय दंड तो बाद में सीखे, पहले तो लठ बोला। तो हमने बोला हम लठ सीखना चाहते हैं, तो बोला हम सिखाएंगे, आओ रोज़ शाखा में आओ। तो 1 दिन गए, 2 दिन गए, 8 दिन गए, 10 दिन गए, उन्होंने सिखाया ही नहीं, दक्षारम करते रहे। तो हमने बोला अरे यार ये तो बोर करते, हम गए नहीं। तो वो घर आ गए हमारे, कह अरे भाई तुमने आना क्यों बंद कर दिया? मैंने कहा हम तो लठ सीखने आए थे, आप सिखा दो नहीं। बोले हम कल से सिखाएंगे। अच्छा चलो तुम लठ लेके आना। फिर उन्होंने दंड वंड देके हमको सिखाना चालू किया, और धीरे 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 हमको लगा कि हमारे जीवन का हिस्सा हो गया संघ। और लठ आप अभी भी चला लेते हो? हाँ चला लेते हैं। चलाते रहते हो? चला लेते, थोड़ा बहुत बचपन का सीखा हुआ है तो। पर आपके पिताजी के बारे में मैंने सुना, हो सकता है मैं गलत भी हूँ, कि वो तो इंटक से जुड़े हुए थे, और राम सिंह भाई जो वर्मा जो सांसद थे उनके बड़े नज़दीकी होते थे। गुलजारी लाल जी नंदा के साथ उन्होंने काम किया था। तो कभी उन्होंने रोका नहीं इंटक में रहते हो कि भाई कैलाश तुम संघ में जा रहे हो तो आरएसएस वाले हैं? देखिए एक बार उन्होंने मेरी माताजी को कहा कि शाम को वहाँ जाता है, और सब मेरे को, वो भी सेवा दल के कमांडर थे, और सेवा दल उस वक्त कांग्रेस के बराबर समानांतर। हाँ तो मेरी माताजी ने बोले वो अच्छे लोग हैं सब, और जो शाखा लगाते हैं वो बाबूजी आते हैं घर पे, बहुत अच्छे आदमी हो तो, और शाखा में मैंने देखा सब अच्छे लोग, ये जाता है तो क्या है, यहाँ इतना मील एरिया है, इधर उधर जाएगा तो बिगड़ जाएगा, कम से कम शाखा में अच्छे लोगों के बीच में तो उठ बैठ रहा है। तो मेरे माताजी ने मेरा पक्ष ले लिया, और पिताजी कुछ बोले नहीं, फिर तो मैं जाता रहा। पिताजी माताजी सुनते थे? मैं समझता हूँ कि ये तो भारत की विशेषता है कि हर पति अपनी पत्नी की सुनता, बोलता भले ही नहीं हो पर सुनता तो है। आप भी सुनते? आपके घर में डोमिनेटिंग कौन था, पिताजी या माताजी? चलती किसकी थी? देखिए पिताजी बहुत प्रभावशाली थे हमारे, और बहुत कम बोलते थे, और जो बोलते थे वो फाइनल वर्डिक्ट होता था। इसलिए बहुत कम बात करते थे, पर जब उन्होंने कुछ बोल दिया तो फिर घर में किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि उसको लांघ सके, ये बात थी। तो इसलिए ये कहना कि माताजी थी प्रभावशाली, पिताजी प्रभावशाली थे, ऐसा मैं कंपेयर नहीं कर सकता। पर हाँ माताजी ज़्यादा सक्रिय रहती थी, पर पिताजी कम सक्रिय रहने के बाद भी उनका प्रभाव घर के अंदर बहुत बड़ा था। तो आपके घर में भी इस तरह से रहा, जैसे हार्डिकर जी और गुरु गोलवलकर जी के बारे में कहा जाता है कि दोनों बहुत मित्र थे, ऊपर नीचे रहते थे, और दोनों ने, एक ने सेवा दल की स्थापना की, एक ने संघ की स्थापना की। तो वैसे ही कुछ जब रहा कि आप इस विचारधारा से होने के बाद भी संघ में गए, तो माताजी का एक सपोर्ट आपको मिला? हाँ माताजी का मेरा सपोर्ट ज़्यादा, हम माताजी के गोद में ही खेले, माताजी के साथ ही बात करते थे, और कम्युनिकेशन लेवल आपका कंफर्ट जोन वहाँ था मम्मी के साथ, काकी जी के साथ। तो क्या संघ ने आपके जीवन में क्या एक आपको निर्माण करने में, आपको गढ़ने में, बनाने में संघ की भूमिका है? मेरे में जो भी कुछ अच्छे गुण दिखते हैं वो संघ के कारण ही है, और मेरे माता पिता के संस्कार हैं। यदि कुछ गड़बड़ दिखती है तो वो मेरी खुद की निजी वो राजनीति का दोष है। हाँ वो जो भी आप मान लें उसको मेरा व्यक्तिगत दोष है आपकी। जैसे अगर आपसे मैं पूछूं, आप चूंकि आज हम पोस्टमार्टम करने बैठे हैं, क्या गड़बड़ियाँ आपको नजर आती है अपने आप में? मैं कभी भी बहुत गलत बात बर्दाश्त नहीं कर पाता हूँ, और इसलिए लोग मुझसे कहते हैं कि जल्दी गुस्सा आ जाता है, तो मुझे गुस्सा जल्दी आ जाता है, ये बात सही है, क्योंकि मैं गलत बात बहुत ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाता। एक मेरी सीमा है बर्दाश्त करने की, उससे ज़्यादा मैं बर्दाश्त नहीं कर पाता। तो ये मेरी कमज़ोरी है कि मैं लूज टेम्परामेंट का हूँ, और जब गुस्सा आ जाता है तो कई बार कुछ बोलने में भी आ जाता है, बोलने में आ जाता है तो फिर आप जैसे मीडिया के मित्रों को मौका मिल जाता है तो आप 3-4 दिन तक दिखाते हैं फिर उसको। तो ये इस गुस्से ने 3-4 प्रसंग तो मुझे भी याद है कि आपको बहुत नुकसान किया है। ताज़ा प्रसंग उस समय का जब संघ के सारे वरिष्ठ अधिकारी यहाँ थे और आपने कहा था मैं शहर में आग लगा दूंगा। तो ये गुस्से में कई बार आप अपना ही खुद का नुकसान कर लेते हैं, खुद को ही तकलीफ में डाल देते हैं। देखिए व्यक्ति भले कुछ भी पहुँच जाए, कहीं पर भी चला जाए, पर उसकी जो अंदर का जो एक बिल्ड है ना, जिसे पिंड कहते हैं, वो कभी नहीं बदलता है, जो उसकी मूल प्रवृत्ति है। तो गुस्सा करना ये मेरी मूल प्रवृत्ति में था। अब तो कॉलेज में देखा है मैं, हाँ मुझे विद्यार्थी परिषद में आपके साथ मैं बहुत एग्रेसिव काम करता था, और मैं बहुत उस समय किसी की सहन नहीं करता था, किसी को भी ठोक ठाक देता था। तो वो मेरा मूल पिंड है ये, पर मैंने अपने आप को बहुत कंट्रोल किया। मैं मान के चलता हूँ कि 80% कि जब ये कई बार आपकी गुस्से को विरोधियों ने बहुत खूबसूरत तरीके से भुनाया, और राजनीति में आपको बहुत नुकसान भी हुआ उसका,
अब भी उसके बावजूद भी इतनी भक्ति भाव, इतना भजन, उसके बावजूद भी आप गुस्से पे नियंत्रण नहीं रख पा रहे, जबकि आपने जिह्वा पे नियंत्रण रख लिया, भोजन पे नियंत्रण रख लिया, आपने कहा महावीर बनना है तो खुद पे नियंत्रण रखना पड़ता है, गुस्से पे नियंत्रण क्यों नहीं कर पाते? देखिए प्रतीक भाई, एक बात जीवन में ध्यान रखना हमेशा कि मेरा फ़ायदा नुकसान जो भी है वो मेरी हाथ की लकीर पे लिखा हुआ है। तो मैं नहीं मानता कि मेरा कोई नुकसान हुआ। मैं ऐसा मानता हूँ कि कई बार जो अच्छाई रहती है वो कई जगह बुराई बन जाती है, और जो बुराई रहती है वो कई जगह अच्छाई बन जाती है। और इसलिए कब कौन सी चीज़ आपके लिए अच्छाई बनेगी, कौन सी चीज़ आपके लिए बुराई बनेगी, आप कुछ नहीं कह सकते हैं। जैसे मैं आपको एक उदाहरण बता दूं कि मेरी यूएसपी है ये कि मैं अपने दोस्तों के लिए कुछ भी करता हूँ। आपके बारे में कहा जाता है कि आपकी दोस्ती भी महंगी पड़ती है और दुश्मनी भी महंगी पड़ती है। हाँ, मैं कोशिश करता हूँ कि कम से कम दोस्ती तो निभाऊँ मैं लोगों से। और आप दोस्ती और दुश्मनी पूरी शिद्दत के साथ निभाते हैं। 100% निभाना भी चाहिए, उसमें कोई करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि जो आपका है वो आपका है और जो आपका नहीं है वो आपका नहीं है। तो इसलिए मैं इस बहुत ज़्यादा लिबरल नहीं हूँ इस मामले में। तो दुश्मनी कैसे निभाते हैं आप? दोस्ती के तो मुझे बहुत सारे किस्से याद हैं, बहुत सारे दोस्त जो फर्श पे थे उनको आपने अर्श पर पहुंचा दिया, सड़क से कहाँ पहुंचा दिया। बहुत सारे दोस्तों को मैं जानता हूं जो साइकिल पे घूमने लायक नहीं थे, आज फॉर्च्यूनर में घूम रहे हैं। लेकिन दुश्मनी कैसे निभाते हैं आप? अब ये बताने की बात नहीं है, पर नहीं, आप तो हम दिल से बात कर रहे हैं ना, दिमाग से क्या कर रहे हैं? हाँ, पर फिर भी मैं मौका आता है तो फिर छोड़ता नहीं हूँ, ये बात सही है। और मेरा ऐसा मानना है कि जो दुष्ट हैं वो इस पृथ्वी पर भार है, और इसलिए गीता में मैंने ये पढ़ा है कि जो भार है उसका नुकसान करने में, उसको नष्ट करने में उसको समूल उखाड़ देना चाहिए। हाँ, भगवान कृष्ण कहते हैं। हाँ, तो ऐसा है कि जो धरती पर भार है उनकी ज़्यादा चिंता नहीं करना चाहिए। अच्छा, आप दोस्ती की सीमा में भी दल की सीमा भी लांघ जाते हैं, आपके दल के बाहर भी बहुत दोस्त हैं। है ना, मैं दोस्ती जहाँ भी है मेरी, जिससे भी दोस्ती है मैं निभाता हूँ, और वहाँ तक निभाता हूँ कि मुझे कुछ भी खोना पड़े उसके लिए, इतने निभाता हूँ। क्योंकि इसके अलावा और है क्या जीवन के अंदर, आप साथ में लेके क्या जाएंगे? दोस्ती खातिर खोया कुछ आपने? मैं कभी नहीं मानता हूँ इसको कि मैंने कुछ खोया है। मैं ऐसा मानता हूँ कि मैंने दोस्ती निभाई है, ये मैंने बहुत बड़ी चीज़ दौलत पाई है। तो ये दौलत है मेरी, ये मेरी यूएसपी है कि जो एक बार मेरे से जुड़ता है वो ये विश्वास रखता है। दोस्त भी रिटर्न में पलटकर उसी शिद्दत के साथ आपको अपनी उस मोहब्बत का जवाब मोहब्बत में लौटाते हैं कि बहुत सारे दोस्त ऐसे निकल गए कि जब आपका वक्त आया तो वो पीछे हट गए? मैंने कभी चिंता ही नहीं की इसकी। मैंने जब किसी की मदद की तो ये नहीं अपेक्षा की कि ये मेरी मदद करे, पर ये मैं मान के चलता हूँ कि मैंने कभी भी ज़िंदगी के अंदर किसी चीज़ का अभाव महसूस नहीं किया, कभी भी। जो मेरे पास नहीं है वो भी, जो मैं सोच नहीं सकता, मेरी हैसियत नहीं कि मैं हवाई जहाज़ के अंदर घूम सकूं, पर मेरे दोस्तों के कारण मैं दुनिया में घूमा। और इसलिए दोस्ती में मैंने मतलब मेरी पूंजी है, और मैंने वो सब कुछ पाया है जो एक सामान्य आदमी सोचता है कि मुझे ये पाना है। एक बुराई मैं भी बताना चाहता हूँ आप ब्लंट हैं, बोलने चालने में आपको ये पता नहीं रहता कि कब किस मौके पर क्या आपको बोलना चाहिए। खासकर जिसको अगर मैं मालवी भाषा में बोलूँ तो आप मुंहफट हैं, और कई बार आप अपने से शीर्षस्थ लोगों को, बड़े नेताओं को भी उनके मुंह पर कुछ कह देते हैं। मुझे कुछ प्रसंग भी याद है जिसका जिक्र मैं अभी नहीं करना चाहूँगा, लंबा हो जाएगा प्रश्न। तो इस मुंहफट का, इस ब्लंटनेस का कई बार नुकसान भी होता है। देखिए, फ़ायदा भी होता है। मैं एक बार एक बहुत बड़े नेता है हमारे, उन्होंने कहा कि तुम्हारी ये 8 शिकायत आई है। तो मैंने कहा ये सही है, 2 सही है, 6 गलत है। 2 सही है तो मान रहे हो? मैंने कहा हाँ मैं मान रहा हूँ। ये तुम्हारी गलती है? मैंने कहा हाँ आपको गलती लग रही है, पर मुझे वो गलती नहीं लगती। तो इसलिए बोले अगर ये आप 8 शिकायत बोल रहे हैं, 8 में गलती कुछ नहीं बगी है, 2 गलत दिखती है, आपको दिखेगी, मेरे को नहीं दिखती, इसलिए मैंने की है वो। तो तुम इसको स्वीकार करते हो तुमने गलती की? मैंने कहा हाँ मैंने की। तो बोले भविष्य में? मैंने कहा भविष्य में भी कर सकता हूँ, क्योंकि मैं इसे गलत नहीं मानता। ऐसा क्यों बोल रहे हो तुम, है तो गलत ही है। मैंने कहा दुनिया इसको गलत मानती, मैं इसको गलत नहीं मानता। तो बोले ठीक है। फिर एक बार वापस मेरी कहीं कंप्लेंट गई उनके पास, तो उन्होंने कहा कि आप उसको बुला के पूछ लो, यदि उसने गलती करी होगी तो बता देगा।
तो मेरे पास वापस खबर आई कि आपने ये किया, मैंने क्या नहीं किया, ये किया, मैंने क्या नहीं किया, ये किया, बोले नहीं किया। तो उन्होंने पूछा भी नहीं बाद में, जाओ बोले ठीक है। तो राजनीति के अंदर कई बार आपके खिलाफ हमेशा कुछ न कुछ शिकायत लोग करते रहते हैं, पर हमारे नेता को विश्वास है कि यार ये आदमी सही बोलेगा, यदि इसने गलती की तो इसमें साहस है कि बोलता है कि हाँ मैंने आप गलती अपने की। नेता से झूठ नहीं बोलते? मैं नहीं बोलता, अगर मैंने गलती की तो मैं कहता हूँ हाँ मैंने गलती की। क्या है उसमें भाई, हम कोई देवता थोड़ी है, गलती तो कोई भी कर सकता है। आपके बारे में ये भी कहा जाता है कि कई बार संगठन की जो लाइन होती है, पार्टी की जो लाइन होती है और आपके नेताओं की जो लाइन होती है, उससे अलग हटकर भी आप काम कर जाते हैं। नहीं, ऐसा होता तो नहीं है, पर ये बात सही है कि कई बार मुझे कई चीज़ें, कई निर्णय पसंद नहीं आते हैं, तो थोड़ी सी मेरे से चूक हो जाती है। पर हमेशा मैं पार्टी लाइन के बाहर कभी नहीं जाऊँ, ये कोशिश करता हूँ, और मैंने हमेशा कोशिश की। पर कई बार इसे जो चीज़ समझ में नहीं आती है, यार इससे सहमत हूँ, तो कई बार बाहर निकल जाता हूँ मैं, पर वो मेरी गलती है। कैलाश जी, 1983 में आपने पहला चुनाव लड़ा पार्षद का। 37 साल तो पार्षद बने को ही हो गए, उसके भी 5-7 साल पहले आप विद्यार्थी परिषद का काम करते हैं, तो मोटे मोटे तौर पर 45 साल आपके राजनीतिक जीवन के हैं। अब इन 45 सालों की अगर हम मीमांसा करें, इन 45 सालों का सिंहावलोकन करें, पीछे जाकर देखें, तो कभी आपको ऐसा लगता है कि आपको जिस मुकाम पर होना चाहिए था वहाँ आप नहीं पहुँच पाए? क्या खोया, क्या पाया? और जिन लोगों की आपने मदद करी वो आज किसी और बड़े मुकाम पर हो गए, जहाँ आपको होना चाहिए था वो लोग पहुँच गए। कभी कुछ ऐसी मन में एक ग्लानि भाव आता है, इस तरह की कोई बात आती है, मन में कुछ मायूसी आती है कि जहाँ आपको होना चाहिए था वहाँ नहीं आप गए? कभी भी नहीं, कभी भी नहीं आती, इसलिए कि मैंने अपनी हैसियत से कई गुना ज़्यादा मुझे भगवान ने दिया। पिताजी मिल में काम करते थे, कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं, कोई ख़ानदान में किसी ने राजनीति नहीं की, और मैं आज जिस मुकाम पर हूँ, मुझे लगता है कि बहुत कम लोग इस जगह पहुँचते हैं। आज मैं देश के जो 10-20 राजनेता हैं, जिनकी टीम है देश के चलाने में, संगठन को चलाने में, आज उस टीम का मैं सदस्य हूँ। मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री जी, अमित शाह जैसे गृह मंत्री, इनके साथ मेरे को काम करने का मौका मिला, और मुझे कहते हुए गर्व है कि मैं उनकी विश्वसनीय लोगों की सूची में हूँ। तो ये अपने आप के लिए मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, और मैं नहीं समझता कि इससे बड़ी बात किसी के लिए हो सकती है कुछ भी। इसलिए एक सीमा के बाद मनुष्य का भाग्य काम करता है, और कई बार ऐसा लगता है हमको कि इस आदमी ने कम मेहनत की और ज़्यादा पा लिया। तो आपका ये जन्म, मेरा ये जन्म, ये आप यहाँ बैठे, मैं यहाँ बैठा हूँ, तो ये सिर्फ इस जन्म की पूंजी नहीं है, हम कुछ पिछले जन्म का भी यहाँ पर लेकर आए हैं। तो ऐसा है कि पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम, हम जो एक बार साधु संतों की आप जो बहुत संगत करते हो, उसने आपको आध्यात्मिक राजनेता बना दिया है। नहीं, ये सत्य, ये जीवन का सत्य है। ये जो महात्मा मंडलेश्वरों के साथ आप दिन भर बैठे रहते हो ना नहीं, ये जीवन का सत्य है। इसलिए देखिए, कभी इससे निराशा नहीं आती, आप हमेशा सेटिस्फाई रहते हैं। मैं हमेशा संतुष्ट रहता हूँ। मैं नहीं समझता कि मेरा जैसा कोई सुखी कोई व्यक्ति होगा। मैं 4 घंटे सोता हूँ तो ही मेरी नींद पूरी हो जाती है, मैं 3 घंटे सोता हूँ तो ही मेरी नींद पूरी हो जाती है, क्योंकि मेरे को जब नींद आती है तो फिर सपना ही नहीं आता है। लोग कहते हैं मेरे को सपना है, मैं कहता हूँ सपना क्या होता है, मेरे को आती नहीं, मैं सोता हूँ और सीधे। हर नेता को मुख्यमंत्री बनने का सपना आता है, आपको नहीं आता? नहीं, मुझे कभी भी नहीं आता है, कभी भी नहीं आता है। आप आश्चर्य करेंगे, लोग मुझसे कहते हैं कि आप मुख्यमंत्री कब बन रहे हो? भगवान की जब इच्छा होगी बना देगा, जब उसकी इच्छा होगी तो ही बनूंगा ना मैं, मेरी इच्छा से तो बन नहीं सकता। इसलिए जो आपके पास अभी है आप उसमें अधिकतम मेहनत करो। जैसे मैं अभी बंगाल का प्रभारी हूँ, तो मैं ये कह सकता हूँ प्रतीक भाई कि बंगाल में मैं अगली बार सरकार बनाऊंगा, और ये इस देश की राजनीति का एक बहुत ही माइलस्टोन होगा, बदलाव का बिंदु होगा। हाँ, क्योंकि ये कोई छोटा काम, बंगाल में सरकार बनाना भाजपा की ये कोई सोच भी नहीं सकता, सपने में भी नहीं सोच सकता है। पर मैं आपसे कह रहा हूँ कि हम सरकार बनाएंगे 2021 में, और ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था पार्टी के लिए भी, और पार्टी ने उसके लिए मुझे चुना। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे ऐसे काम के लिए चुना जो सबसे डिफिकल्ट था, सबसे डिफिकल्ट, लगभग असंभव है। उसके लिए मुझे माना, उन्होंने योग्य माना, मोदी जी ने और अमित शाह जी ने। तो इससे बड़ा मेरा सौभाग्य और क्या हो सकता, मुझे आप बताइए।
लेकिन राजीव, चूंकि मैंने आपसे शुरुआत में कहा कि मैं आपसे राजनीतिक बात नहीं करूंगा इस पूरे इंटरव्यू के दरमियान, पर कभी कभी ऐसा लगता होगा कि मैंने देखा अक्सर आपके, मैं 1983 से मैं भी आपसे जुड़ा हुआ हूँ, उसके पहले विद्यार्थी परिषद में भी हमने साथ में काम किया है। कभी कभी ऐसा लगता है कि जो बहुत आपके नज़दीकी मित्र हुआ करते थे, जिन लोगों से आपकी दोस्ती थी, जो गुर्बत में, गरीबी, संघर्ष के दिनों में आपके साथी हुआ करते थे, वो कहीं ना कहीं आपका कद बढ़ता गया और वो आपसे दूर होते गए। राजनीति में हैं वो लोग भी, उनकी अपनी राजनीतिक विचारधारा, और जब मौका आया तो उन्होंने आपका विरोध कर दिया राजनीतिक रूप से। देखिए, हम गीता पढ़ते हैं, महाभारत देखते हैं, महाभारत में लड़ाई किसकी थी? तो राजनीति में हमेशा मेरे पिताजी ने एक बात कही थी कि बेटा, राजनीति में जा रहे हो ना तो सामने का दुश्मन हमेशा आपको दिखाई देगा, पर दायां दुश्मन, बायां दुश्मन, पीछे खड़ा दुश्मन आपको कभी दिखाई नहीं देगा। सामने वाले दुश्मन से आप लड़ लोगे, पर ये हमेशा आपके लिए खतरा बने रहेंगे। ये राजनीति का बहुत ज़बरदस्त मंत्र है प्रतीक भाई, और इसलिए जो राजनीति में काम करते हैं ना, उन्हें मान के चलना चाहिए कि जो आपके साथ खड़ा है वही आपको लंगे मारेगा। सामने वाला दुश्मन दिखाई देता है। कचौरी में गोलियां। हाँ बिल्कुल, ये बहुत स्वाभाविक, ये राजनीति में होता ही है, और ये महाभारत काल से होता आ रहा है। और इसलिए जब आप राजनीति में काम करते हो तो कोई आपके साथ वाला आपको धोखा दे गया, आपने इसकी बहुत मदद करी थी और ये देखो आपने इसको मेयर बनाया था और ये आपके खिलाफ चले गया होगा। इट इज़ पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स, इसको आप खेल भावना से लीजिए। अभी तो भारतीय जनता पार्टी में जो आपकी मित्र मंडली है वो बहुत पावर में है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, वो मित्र मंडली में ही कहीं ना कहीं एक तरह की कॉम्पिटिशन, प्रतिस्पर्धा हो गई है, क्योंकि आप चारों पांचों जो है इस वक्त मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं। तो ऐसी स्थिति में कौन किसको निपटा रहा है? नहीं, मुझे लगता है कि ये सब मीडिया में ज़्यादा है। मैं आपको बताऊं कि शिवराज जी और हम बचपन के दोस्त हैं। आज मेरा ख्याल है कि जब से वो मुख्यमंत्री बने हैं तब से आज तक ऐसा एक भी दिन नहीं गया होगा कि हमारी आपस में बात नहीं हुई। ये दूसरे कार्यकाल में? हाँ, और ऐसा एक भी निर्णय जो मैंने कहा हो और उन्होंने नहीं माना, ऐसा नहीं हुआ। जो मैंने बोला, इंडस्ट्री खोलने का मैंने बोला कि आप कलेक्टर को बोलिए कि आप सारी इंडस्ट्री खोलना चाहिए, आप नॉर्मल लाइए, खाली सिर्फ लॉकडाउन नहीं, समाज के अंदर आपको एक वातावरण बनाना पड़ेगा कि वायरस भी और हम भी हैं और हम वायरस को मारेंगे और काम करते हुए मारेंगे। डर कैसे खत्म होगा कोरोना का? ये मान के चलो कि एक छोटा सा पिस्सू है, कोरोना कुछ है ही नहीं। पहली बात तो डरना ही नहीं चाहिए आदमी को, खुद पर विश्वास करना चाहिए, खुद अनुशासित जीवन जिए, खुद योग करे, प्राणायाम करे, अपना इम्यूनिटी पावर बढ़ाए, खान पान में नियंत्रण रखे, अपना ब्रह्मचर्य का पालन करे, ये सब चीज़ें, मास्क लगाए, ये सब चीज़ें अपने जीवन का एक हिस्सा होना चाहिए। मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, इस सब का पालन करें। और आप क्या समझते हो कि आपके अंदर वायरस नहीं होगा क्या? मेरे अंदर वायरस नहीं होगा, पर वो सामने नहीं आ रहा है इसलिए कि हमारी इम्यूनिटी पावर ताकतवर है, हम उसको हमारा जो WPC उससे संघर्ष कर रहे हैं उसको सामान्य कैसे बनाया जाए? अभी तो शहर में बंदिशें, शहर को सामान्य, देखिए जागृत शहर है, किसको कैसे जागृत किया हो जाएगा? देखिए, ऐसा है कि शहर बहुत बड़े खतरे से निकला है प्रतीक भाई, आपको इस खतरे का अंदाज है, आप जानते हैं क्योंकि आप अच्छे पत्रकार हैं और आपने सारी शहर के बारीकियों को समझा है। एक बहुत बड़े खतरे से ये इंदौर शहर निकला है, और ये निकला है तो इसके लिए इसका श्रेय अगर किसी को जाता है तो इंदौर के लोगों को जाता है कि उन्होंने सेल्फ डिसिप्लिन था, लोगों ने अपने आप को घर के अंदर कैद रखा और कैद रखकर इस कोरोना को बचाया। एक साइकिल खत्म हो गया। सर अभी भी 75, 72, 78, 98, 100, 50 ऐसे निकल रहे हैं रोज। जो लोग अनुशासित नहीं है, जो लोग अपने जीवन के अंदर अनुशासित जीवन नहीं जी रहे, वो सब खतरे में है। लापरवाही सबसे बड़ा कारण है। देखिए, जब आप ये संघर्ष काल है, संघर्ष काल में लापरवाही नहीं होना चाहिए। मैं सबसे कहना चाहता हूँ कि आप लॉकडाउन के अंदर घर के अंदर है तो घर के अंदर क्या कर रहे हैं आप अच्छा खा रहे हैं कि नहीं, अच्छा पी रहे हैं कि नहीं, प्राणायाम कर रहे हैं कि नहीं, एक्सरसाइज कर रहे हैं कि नहीं, अपने घर वालों के साथ एक्सरसाइज कर रहे हैं कि नहीं, अपने घर वालों के साथ भजन वजन गा रहे हैं कि नहीं, अपने बच्चों को संस्कार दे रहे हैं कि नहीं। हर अवसर का लाभ लेना चाहिए। मेरे पास पूरे लॉकडाउन में 1 मिनट की मेरे पास फुर्सत नहीं। मैं 7-8 घंटे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करता हूँ, लोगों से बात करता हूँ। रात को आज भी 2 बजे ही सोता हूँ प्रतीक भाई, और 6:30 बजे वापस उठ जाता हूँ। वो 6:30 बजे से मेरा दिनचर्या बिल्कुल चालू हो जाती है। इस इंटरव्यू का समय जो अपने दोनों के बीच में तय हुआ है वो रात के 1:30 बजे तय हुआ है। हाँ, तो मैं रात को 2 बजे के पहले सोता ही नहीं अभी भी, और मेरे को बिल्कुल फुर्सत नहीं मिलती। आप विश्वास करेंगे कि पूरे देश के काम मैं यहीं से बैठ के करता हूँ, पूरे देश के।
आंध्र का काम है, तेलंगाना का काम फिर है। भी ये शहर में कब उद्योग खुलेंगे, कब धंधे खुलेंगे? चालू होगा उद्योग। लोगों के पास रोजगार नहीं है, लोगों की दुकानें बंद हैं, लोगों का व्यापार बंद है। देखिए, पहली बात तो ये है कि आपको व्यापार करना है या समाज को बचाना है या इंदौर को बचाना है। अमेरिका ने गलती की है, इसको समझना चाहिए हमको। अमेरिका हमसे ज़्यादा हेल्थ सर्विस अच्छी देने वाला देश है, हमसे ज़्यादा तकनीकी संपन्न देश है, हमसे ज़्यादा आर्थिक रूप से संपन्न देश है। सबसे ज़्यादा उन्होंने भुगता इसलिए कि हम तो व्यापार करेंगे। व्यापार महत्वपूर्ण नहीं, व्यापार हम कम कर लेंगे, जीवन बचाना महत्वपूर्ण है। आज सारी दुनिया के अंदर मोदी जी की तारीफ इसलिए हो रही है कि 130 करोड़ जनता के होते हुए भी यहाँ पर अगर दुनिया की जनसंख्या के हिसाब से हम तुलनात्मक दृष्टि से देखें तो सबसे कम नुकसान भारत को हुआ है, इसलिए कि देश के प्रधानमंत्री ने सही समय पर टफ डिसीजन लिया और देश की जनता उनके साथ खड़ी नहीं, रही। पर मोदी जी की बुराई इसलिए भी हो रही है कि सड़कों पे गरीब मजदूर, सड़कों पे रेला का रेला निकल रहा है, 1500 किलोमीटर पैदल चल रहा है और मोदी जी और उनकी सरकारें व्यवस्था नहीं कर पाई कि उनको गंतव्य तक पहुंचा पाए। इसके लिए भी निंदा हो रही है मोदी जी मैं की। समझता हूँ कि ये कहीं न कहीं गलती राज्य सरकारों की भी है। जैसे हमारे यहाँ के मजदूर जा रहे हैं यहाँ से, तो हम मजदूरों से बात कर रहे हैं, हम उनको रोक रहे हैं, हम रोक रहे हैं तो उनको खाने की व्यवस्था कर रहे हैं, हम अगर उनको जाना है तो उनकी बस की व्यवस्था कर रहे हैं। रोज़ 100-200 बस हम यहाँ से जा रहे हैं इंदौर से, तो हम मजदूरों को फैसिलिटी प्रदान कर रहे हैं, तो हमारा राज्य प्रदान कर रहा है। बाकी राज्यों ने इसकी चिंता नहीं की। आज राजनीति बात नहीं करना चाहिए, आज हम दोनों ने सोचा था, पर 100-1000 बस हम देंगे आप मजदूरों को, तो उसमें ये राजनीति करने का विषय नहीं। कभी कभी कुछ समय ऐसा रहता है कि राजनीति को अपनी लागत में बंद कर देना चाहिए और समाज और देश को ध्यान में रख के काम करना चाहिए। अभी समय वो है कि हम समाज और देश को ध्यान में रख के काम करें। मैं इंदौर में प्रतिदिन अधिकारियों से बात करता हूँ, निर्णयों में हिस्सेदारी करता हूँ, पर कभी मैं प्रेस के सामने नहीं जाता हूँ, क्योंकि ना मैं सांसद हूँ ना विधायक हूँ, मैं क्यों जाऊँ। हाँ, पर आप सब कुछ हो ना, पर मैं बात करता हूँ और निर्णयों में मेरी। इंदौर की जनता का अगर सर्वाधिक विश्वास किसी पॉलिटिकल लीडर पर है, चाहे वो कांग्रेस का सोचने वाला हो चाहे बीजेपी सोचने वाला, तो कैलाश विजय भरोसा रखता है, क्योंकि वो कहता है कि दमदार तो एक ही है। नहीं प्रतीक भाई, ये तो आपकी नज़रों का कमाल है, आपका स्नेह है, ऐसा नहीं है। पर मैं कोशिश करता हूँ कि इंदौर के हित में क्या अच्छा हो सकता है। अभी मुझे बोलना नहीं चाहिए, पर कुछ ऐसा अधिकारी भी थे हमारे पास जो इंडस्ट्री नहीं खुले इसके पक्षधर थे। मैंने कहा आप खोलिए। अभी उन्होंने एक निर्णय कर दिया कि मजदूर वहीं रहना चाहिए। मैंने कलेक्टर से कहा, मैंने कहा भाई ये बिल्कुल व्यवहारिक नहीं है। अब महिलाएं काम करती, महिलाएं रात में वहाँ कैसे रहेगी? तो मैंने कहा आप ऐसा मत काम करिए। अब इतनी सारी फार्मास्यूटिकल कंपनियाँ, वहाँ 50% महिलाएँ काम करती, अब वो रात में कैसे रुकेगी? तो मैंने कहा नहीं, आप ये प्रैक्टिकल नहीं है। तो फिर वहाँ पुलिस वालों ने जाकर इंडस्ट्री में, बिल्कुल पुलिस नहीं जाए। आज आपने निर्देश निकाले कि पुलिस इंडस्ट्री में नहीं जाएगी। तो जहाँ जहाँ तकलीफ आती है वहाँ सॉल्व करना ही हमारा काम है। क्या हो गया, देखिए बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज खुल रही हैं, खुलना भी चाहिए, मैं ऐसा नहीं कहता। पीथमपुर में खुल गया, यहाँ खुल गई, वहाँ खुल गई, इंडस्ट्री को खोलने की आप इजाज़त दे रहे हो। बिल्डर्स को आपने बाईपास के जितने उनके बड़े बड़े प्रोजेक्ट चल रहे थे, 1500 करोड़ के प्रोजेक्ट चल रहे थे, जितने के भी थे, आपने उनको भी उसकी इजाज़त दे दी कि चलाइए, सुधारिए, करिए। लेकिन जो छोटा, आप तो खुद किराने वाले हैं, मुझे शब्द का इस्तेमाल करने दीजिए कि आप खुद किराने वाले हैं। हाँ, मेरे को गर्व होता है। तो अब किराने वाला है, वो 2000 सब्जी वाले थे, हाथ ठेले पे सब्जी फल बेचते थे, किराने की छोटी छोटी दुकानें, पान की दुकानें, चाय की दुकानें, होटलों की दुकानें, जिनको रोज़ सुबह शाम में कमाते खाते थे, उनकी तो दुकानें बंद हैं। जो बड़े पैसे वाले उद्योगपति व्यापारी हैं, उनका काम धंधा शुरू हो गया। कहीं ना कहीं ये भी एक फैक्टर है। इंडस्ट्री, आप इसको थोड़ा सा गलत दृष्टि से ले जा रहे हैं। जैसे इंडस्ट्रियल एरिया खुला तो वहाँ चाय की दुकान भी खुली है, वहाँ कचौरी की दुकान भी खुली है, वहाँ समोसे की दुकान भी खुली है, वहाँ पोहे की दुकान भी खुली है, वहाँ पर छोटा मजदूर काम भी कर रहा है। तो सिर्फ इंडस्ट्री खुली है तो इंडस्ट्रियलिस्ट को लाभ देने के लिए नहीं, मजदूरों को लाभ देने के लिए, मजदूरों को रोज़गार मिले। मतलब आप खाली इंडस्ट्री को देख रहे हैं, भाई उसमें काम करने वाले मजदूर को रोज़गार कौन देगा? वो भी ज़रूरी है। वहाँ पर सामने होटल थी जहाँ पर भोजनालय था, वो भोजनालय भी खुल गया वहाँ पर। ये सब धीरे धीरे आपको इंदौर शहर को लाना पड़ेगा। पर जो हमारा संक्रमणित इलाका है उससे तो आपको बचाना पड़ेगा। आप किसी चाय वाले की दुकान खोलने को बोल दो, पता लगा दूसरे दिन कोरोना का पेशेंट बन गया, तो आप इससे सजा थोड़ी देंगे इंदौर शहर को। हम इंदौर शहर के नागरिकों की जान की रक्षा भी हमें करना है और व्यवसाय भी चलाना है। तो कहाँ कहाँ व्यवसाय हो सकता है उसके अवसर हमने देखे और वहाँ व्यवसाय चालू करवाया। धीरे धीरे करके हम इंदौर शहर को नॉर्मेसी की ओर ले जाएंगे। मैं आपसे बहुत बड़ी बात तो नहीं कहता, पर 15 दिन के अंदर
ज़्यादा से ज़्यादा जून के फर्स्ट वीक में हम इंदौर को नॉर्मल स्थिति में ले आएंगे। पर मैं इंदौर के लोगों से अपेक्षा ज़रूर करूंगा कि ये अवसर है आत्मविश्लेषण करने का, आत्मचिंतन करने का। हम कितने अनुशासित हैं, हमारा परिवार कितना अनुशासित है, हम क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, हमारा इम्यूनिटी पावर कैसे बढ़े, हमारे बच्चों को हम संस्कार कैसे दे रहे हैं। मैं प्रतिदिन 8 बजे मंदिर के अंदर प्रतीक भाई अपने बच्चों के साथ बैठकर भजन करता हूँ। हमारे 4 साल के बच्चे को बहुत सारे संस्कृत के मैं मंत्र यही याद आपसे हैं। बात करना चाह रहा था कि जैसे कि अब बीच में कोरोना और राजनीतिक थोड़ी सी हो गई कि एक आज भी आप एक जॉइंट फैमिली परिवार में रहते हैं। आपका छोटा भाई विजय जो है वो आपके साथ रहता है, भतीजों की बहुएं आपके साथ रहती हैं, खाना आपका एक जगह बनता है। तो जब माता पिता बच्चों के साथ नहीं रह पा रहे हैं, ऐसे में आप एक जॉइंट फैमिली, पहले तो काकी साहब थी, अब काकी साहब नहीं है तो आशा भाभी हैं, आशा भाभी मुखिया हो गई हैं, तो कैसे ये घर चलता है? बहुत सारे भाइयों की, बेटों की शादी हो गई है, भतीजों की शादी हो गई है, बहुएं आ गई हैं, कैसे संयुक्त परिवार? देखिए, हमारे आकाश की शादी को मेरा ख्याल है 10 वर्ष हो गए। विश्वेश की शादी को लगभग 4 वर्ष हो गए और कल्पेश की बहू तो अभी 2 महीने आई। बेचारी नौकरानी सर की काम कर रही है क्योंकि घर के सर्वेंट भी नहीं आने जा रहे नहीं है, तो सुबह से लेकर शाम तक सब काम करते हैं, बर्तन मांज रहे हैं, खाना लगा रहे हैं, सब कर रही हैं। घर के अंदर सब लोग, मेरी पत्नी भी उठ के फिर 1 सब्जी ये बनाएगी, 2 सब्जी ये बनाएगी। सामान्य दिनों से ज़्यादा सब्जियां बन रही है। सामान्य दिनों में कल ही मेरा वजन देखा 1.5 किलो बढ़ गया, जबकि मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, ज़्यादा एक्सरसाइज बढ़ा दी। उसके बाद भी खाना इतने खिलाते हैं सब लोग, बहू कहती मेरे हाथ से लो, क्योंकि मैं इंदौर में कभी रहता ही नहीं हूँ। हाँ, अभी 1.5-2 महीने में मौका ही नहीं मिलता। बच्चों को दादाजी का सुख मिल रहा है। बच्चों को दादाजी का सुख मिल रहा है। बहुओं को भी लगता है कि ससुर जी को कुछ खिलाऊं, तो रोज एक ने 3 बहुएं हैं और ससुर एक, और सब बनाने में तीनों मास्टरी, मतलब 5 महिलाएं, हमारे छोटे भाई की पत्नी है। भाभी तो अब उम्र की बात है और अस्वस्थता कारण बनाती हैं, सब बनाते हैं, 5 भिड़ जाती हैं। कोई सब्जी काट रहा, कोई क्या बना रहा है। कठिन समय कैसे गुजारा जब बिल्कुल भाभी के बारे में ये एक तरह से शहर में ये अफवाह उड़ गई थी कि उनको इतना सीवियर अटैक आया है, इतना मैसिव हार्ट अटैक आया कि शायद वो नहीं रही हैं। वो दौर था कि जब ऐसा 1-2 क्षण की अगर देर हो जाती तो शायद नहीं रहती। वो आपने वो दौर कैसे निकाला? प्रतीक भाई, उस क्षण को मैं याद करता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि मैंने अपनी आँखों के सामने मेरी पत्नी के ठंडे शरीर को देखा, और जो मॉनिटर लगे थे हॉस्पिटल के अंदर वो सब प्लेन हो गए थे, और 1 मिनट के लिए ऐसा लगा कि वो, आपको लगा कि सब खत्म हो गया। और मैं महाकाल का भक्त हूँ और मुझे एकदम महाकाल की याद आई, और मैंने देखा कि 5 या 6 मिनट वो ऐसी रही, बिल्कुल ठंडी हो गई बिल्कुल। और फिर से मॉनिटर में ये वाइब्रेशन आया, जब डॉक्टर ने खूब दबाया और इंजेक्शन दिए 2-3, तो मॉनिटर वाइब्रेशन हुआ और वापस लौट आई। तो वो एक जीवन का ऐसा क्षण था कि जब मुझे लगा कि भगवान है, हमें दिखाई नहीं देते। मैं उस समय वहाँ था, हॉस्पिटल आपके साथ था, आपके पास था, आपको याद नहीं होगा उस समय स्थिति। किसी संत को आपने फ़ोन लगाया था और आपने एक एकांत में जाकर आप फ़ोन लगा के खड़े रहे थे और संत वहाँ से बोलते रहे थे, आप कुछ बोल नहीं रहे थे। हाँ, मैंने उस समय गुरु शरणानंद जी को फ़ोन लगाया था, मेरी जिनको मैं गुरु मानता हूँ, माँ कनकेश्वरी देवी जी को लगाया था, और परसों जिनका निधन हुआ दद्दा जी को फ़ोन लगाया था। 3 संतों के सीधे फ़ोन मिल गए थे, तीनों से बात की और तीनों ने कहा कि तुम चिंता मत करो, कुछ अच्छा होगा। कुछ मंत्र वहाँ से उन्होंने बोले, कुछ वहाँ से उन्होंने कुछ, हाँ, कुछ किया उन्होंने कुछ किया। और अब ये बात आप बोल नहीं रहे थे, आप सिर्फ कान पे लगाए हुए सुन रहे थे, बहुत एक तरह से सन्न अवस्था में थे, सुप्त अवस्था में थे। देखिए, उस समय इलाहाबाद का कुंभ चल रहा था, तो वहाँ पर गुरु शरणानंद जी थे, उन्होंने इमीडिएट वहीं पर जाप चालू करा दी और फ़ोन करके काशी विश्वनाथ में भी जाप चालू करा दी। मैंने भी महामृत्युंजय के जाप महाकाल मंदिर में आशीष पुजारी जी से बोलकर चालू करवा दी। हमारे जिनका परसों शरीर जिन्होंने छोड़ा, दद्दा जी, पूज्य दद्दा जी, उन्होंने कहा, वो हमेशा कहते थे कि हम अभी लॉक कर देते हैं, ऐसा बोलते थे, हम अभी लॉक कर देते, तुम चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा बहू को। और एकदम उन्होंने कहा, फिर माँ की कथा चल रही थी महाराष्ट्र में, मैंने उनको फ़ोन किया, चिंता मत करो, बोले मैं व्यासपीठ पर जा रही हूँ, हनुमान जी से प्रार्थना करती हूँ। और इन तीनों से बात हुई। जब जिसका कोई नहीं संभालता उसको फिर हनुमान जी संभालते हैं। हाँ, हनुमान जी संभालते हैं। आप हनुमान जी के भक्त भी हैं। हनुमान जी रुद्र अवतार है,
मैं भोलेनाथ का ही भक्त हूँ और हनुमान जी का ही भक्त हूँ। कैलाश जी, आकाश को विधायक लड़ाने का जो फैसला हुआ, इसको लेकर बहुत चर्चाएं शहर में, प्रदेश में, देश में हुई। कुछ लोग कहते हैं कि आपकी जिद थी कि आकाश को टिकट मिले, कुछ लोग कहते हैं कि आपकी तो जिद नहीं थी, शायद भाभी की जिद थी कि आकाश को टिकट मिले, आकाश की जिद थी। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि आप नहीं चाहते थे कि आकाश अभी लड़े। क्या असलियत क्या है? मैं चाहता हूँ कि आज आप दिल से बताएं कि आकाश को टिकट मिलना ये किस तरह की देखिए, आकाश ने कभी भी राजनीति करे वो ये कभी सोचा ही नहीं था उसने। पर अभी जो कंटिन्यू चर्चा चल रही है कि आपकी भाभी की तबीयत खराब हुई, मैं 1 साल तक बॉम्बे रहा, उनका ऑपरेशन हुआ, फिर ऑपरेशन बिगड़ गया, फिर दूसरा ऑपरेशन हुआ, छोटा, फिर तीसरा ऑपरेशन हुआ, तो 1 साल में बॉम्बे रहा। तो मैंने उसको कहा कि तुम काम धाम छोड़कर तुम महू देखो जरा। अभी आप महू के विधायक थे? मैं महू का विधायक था। तो वो महू 1 साल उसने बहुत अच्छे तरीके से संभाला और काफ़ी उसने वहाँ पर लोकप्रिय हो गया। उसने काफ़ी वहाँ पर डेवलपमेंट के काम भी किए। मैं गया ही नहीं 1 साल तक। उसके तत्काल 1 साल बाद 2 महीने बाद चुनाव आ गए, और चुनाव आ गए तो मुझे वापस महू से टिकट मिला। जब महू गया तो मुझे लगा यार मैं 1 साल भर बाद महू जा रहा हूँ। तो लोगों ने 99% लोगों ने बोला आप नहीं थे तो भी कि आकाश जी ने आपकी कमी महसूस नहीं होने दी, वो पूरे समय उन्होंने काम किया। उसका राजनीति में एकदम इंटरेस्ट डेवलप हो गया। फिर सोबर है वो। तो एक दिन उसने कहा कि पापा आप और हम दोनों को टिकट मिल सकता है क्या, पहले आप नहीं तो मैं। तो मैंने कहा नहीं यार। फिर मैंने सोचा कि एक पिता की हैसियत से मुझे ये सेक्रीफाइस तो करना चाहिए कि मैं नहीं लड़ूं। तो मैंने पार्टिस किया, मैं तो नहीं मित्र के लड़ूंगा। लिए भी सेक्रीफाइस कर चुके हैं टिकट? हाँ, पर अब एक मित्र के लिए क्या सेक्रीफाइस नहीं, वो डिज़र्व करता था। तो मैंने कहा मुझे ये तो करना चाहिए। तो मैंने कहा कि मैं नहीं लड़ूंगा चुनाव। मैंने पार्टिस कह दिया। और मैंने कहा अगर आपको टिकट देना है तो आकाश को दे सकते हो। और मैंने सिर्फ एक व्यक्ति को बोला, अमित शाह जी को, बाकी किसी को नहीं बोला। और मैंने कहा मैं किसी को बोलूँगा भी नहीं, अमित भाई आपको बोल रहा हूँ कि मैं नहीं लड़ूंगा चुनाव, और आप आकाश को अगर लड़ाना चाहे तो लड़ा दें। कहाँ से लड़ा दें, उसको लेके भी बहुत मसले हुए। आकाश को महू से लड़ाने की बात उठी कि महू से लड़ाया, लेकिन आप चाहते थे कि सेफ सीट, तो आप उसको 2 नंबर से लड़ाना चाहते थे। चर्चा ये है कि रमेश जी तैयार नहीं हुए 2 नंबर के लिए, तो आपको 3 से। क्या कहानी क्या है असली? रमेश जी तो ऐसा है कि रमेश जी तो कभी सोच भी नहीं सकते हैं। सबसे पहले उन्होंने ही कहा कि 2 नंबर से ही लड़ेगा आकाश। रमेश जी ने कहा कि नहीं, मैं बोले कि मैं कहीं से भी लड़ लूँगा, और या नहीं भी लड़ूंगा मैं, चलेगा, आप आकाश को टिकट दिलाओ। मैं नहीं लड़ूंगा तो भी चलेगा, पर आकाश को टिकट दिलाओ। मतलब वो रमेश जी के बारे में तो मैं कह सकता हूँ कि वो बहुत ही मतलब अलग प्रकार के व्यक्ति हैं। आकाश से भी ज़्यादा है आपके लिए? हाँ, मतलब मेरे लिए आकाश और रमेश में बहुत ज़्यादा फ़र्क मानता हूँ मैं। वो भी इतना ही स्नेही मेरे लिए, और मुझे विश्वास भी है रमेश पे भी। जितना आकाश पे विश्वास उतना रमेश पे भी विश्वास है कि मतलब जीवन के किसी भी खराब से खराब क्षण में वो मेरे साथ खड़ा रहेगा, ये मुझे मालूम है। जैसे आकाश खड़ा रहेगा तो राइट साइड में आकाश खड़ा होगा तो लेफ्ट साइड में रमेश होगा, ये मुझे विश्वास है। क्योंकि हम एक केमिस्ट्री होती है व्यक्ति की, वो केमिस्ट्री बहुत अलग अलग प्रकार। फिर रमेश ही नहीं, ये मुझे कहते हुए फ़ख्र है कि मेरे ऐसे बहुत सारे दोस्त हैं जो सिर्फ मेरे हैं बस। ऐसे बहुत कभी बुरा वक्त आया हो, आपने उनको आजमाया हो? हाँ, कई बार आजमाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, खुद ही दौड़ के आ गए कि हम क्या कर सकते हैं। तो ये तो मैं इस बात की मेरी बहुत बड़ी पूंजी। आकाश का एक मसला उठा बेड वाला, उसमें जो उसको लेकर एक तरह की प्रतिक्रियाएं आई, शीर्ष नेतृत्व की प्रतिक्रिया आई, वो दुखद प्रसंग कैसे क्या आपने हैंडल किया? देखिए, कुछ प्रधानमंत्री जी उस वक्त विदेश में थे, और उनके पास कुछ फीडबैक जो भी गया होगा, तो उसी दिन आने के बाद उन्होंने प्रतिक्रिया व्यक्त कर दी। तो उनके पास पूरे फैक्ट नहीं पता नहीं थे उनको, पर अमित भाई के पास पूरे फैक्ट्स थे। अमित भाई ने उसको ठीक तरीके से हैंडल कर लिया, इसलिए वो चैप्टर ख़त्म हो गया था। पर जो भी हुआ वो उनके पास इन्फॉर्मेशन नहीं होने के कारण हुआ था, पर बाद में जब उनको जानकारी मिली तो ख़त्म हो गया, वो कोई ख़ास बात नहीं थी। आप पत्रकारों से बहुत झगड़ते हैं। अर्नब गोस्वामी से आपका एक बड़ा ज़बरदस्त झगड़ा हुआ। अब तो अर्नब गोस्वामी कांग्रेस से झगड़ रहे हैं, सोनिया जी से झगड़ रहे हैं, उसके पहले वो आपसे झगड़े थे, बहुत तगड़े। क्या पत्रकार, फिर बाद में ये आकाश वाला प्रसंग हुआ, इसमें ND24 के न्यूज़ 24 के पत्रकार से आपने कुछ उसको बोल दिया।
तो पत्रकारों से, मीडिया से आपके ताल्लुक बिगड़ क्यों जाते हैं बीच बीच में? बिगड़ नहीं जाते। देखिए ऐसा है कि मैं राजनीति करता हूँ तो मुझे राजनीति करना चाहिए, फिर मुझे पत्रकारिता नहीं करना चाहिए। मुझे न्यायाधीश की तरह व्यवहार भी नहीं करना चाहिए। मैं न्यायाधीश नहीं हूँ, मैं राजनीति हूँ। आप पत्रकार हैं तो आपको पत्रकार ही रहना चाहिए। आप राजनेता भी बन जाते हैं, आप न्यायाधीश भी बन जाते हैं, आप फैसला दे देते हैं वहीं से, ये चोर है। अरे भाई, किसी ने बोल दिया चोर है तो आप उसको चोर बोल देंगे? अभी तो पेंडिंग है मामला, किसी ने शिकायत की और आपने चोर बोलना चालू कर दिया। आपको खुद न्यायाधीश नहीं बनना चाहिए। पत्रकार कई बार खुद न्यायाधीश बन जाते हैं। आप न्यूज़ दो, व्यूज़ मत दो। न्यूज़ दोगे तो ठीक है, यही काम है आपका, न्यूज़ देने का। हम हमारे विचार भी नहीं बताएं आपके बारे में आपको। आप हमारे विचार, हमारी विचार एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता कैसे रोकना चाहते हैं? देखिए, विचार बात अलग हो गई, विचार मंथन आप करें, पर न्यूज़ में व्यूज़ लगाकर आप न्यूज़ को बिगाड़ें, ये अधिकार नहीं। घालमेल नहीं चाहते आप? घालमेल नहीं। आप विचार है तो आप विचार गोष्ठी करिए, उसमें आपका विचार दीजिए आप। पर न्यूज़ में आप विचार डालेंगे तो न्यूज़ में विचार डालेंगे तो न्यूज़ का अचार बन जाता है। अब अर्नब साहब के किस संबंध में मेरे सबसे अच्छे थे, मेरे सबसे अच्छे थे। मैं तो क्या है कि तत्काल हिसाब कर देता हूँ, उसके बाद भूल जाता हूँ। मेरा कोई परमानेंट दुश्मन किसी नहीं। हाँ, मैं किसी को अगर मेरा गुस्सा आया तो मैं उसको डांट देता हूँ। जो मुंह से निकल गया बोल दिया मैंने, उसके बाद फिर मेरे दिल में कुछ नहीं आता है। उसके बाद ख़त्म, केस ख़त्म हो गया। तो मैं इसलिए मेरे लिए मेरा कोई दुश्मन नहीं। पत्रकारों में मेरी सबसे दोस्ती। राजनीति में कोई दुश्मन नहीं? कोई दुश्मन नहीं, मैं कभी दुश्मनी पालता ही नहीं हूँ। पर कहते तो हैं कि दुश्मनी आप बहुत शिद्दत से निभाते हो। देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ मैं कि निभाना भी चाहिए लोगों को। जो दोस्ती करे उससे दोस्ती निभाना चाहिए, जो दुश्मनी करे उसको दुश्मनी का एहसास कराना चाहिए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि कोई दुश्मन है उसको डिस्ट्रॉय कर दो, पर उसको एहसास कराना चाहिए कि हमसे दुश्मनी है तुम्हारी। मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं आप मध्य प्रदेश का? मैं जो बनना चाहता हूँ ना, उससे बहुत ऊपर बन चुका हूँ, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा इसके बारे में सोचता नहीं हूँ। मैं वर्तमान के बारे में ज़्यादा सोचता हूँ कि वर्तमान में जो पद है उसके साथ में कितना अन्याय कर रहा हूँ। कभी इच्छा होती है कि आप मुख्यमंत्री होते तो शायद ये कर लेते, ये कर देते, ये ऐसा हो जाता? ये एक ऐसा प्रश्न है जिसका जवाब कोई भी नहीं दे सकता। मैं अमेरिका का राष्ट्रपति होता तो मैं ऐसा कर लेता। मैं हवाई जहाज में बैठता हूँ, मैं पायलट होता तो मैं ऐसा हवाई जहाज चला लेता। मैं गाड़ी में बैठता हूँ तो यार ये ड्राइवर एसी गाड़ी चला रहा, मैं एसी चलाता। ये तो सबके ध्यान में आता है। आपके ध्यान में भी आता है कि आप पत्रकार हो, यदि इस कंपनी के मालिक होते तो आप कैसा इसको चलाते। तो ये स्वाभाविक, ये सब में आ सकता है, मेरे मन में भी आ सकता है। पर इसके पीछे मैं कोई भूत सरीका लगूँ कि मुझे मुख्यमंत्री बनना है, ऐसा आपने कभी मुख्यमंत्री बनने की कोशिश नहीं की? कभी नहीं। अभी जब परिवर्तन आ रहा था, सवाल ही नहीं। अभी आपने कोई प्रयास नहीं किया? 1% भी सब कोई कह ही नहीं सकता कि मैंने जरा सा भी प्रयास किया। फिर क्या फायदा अमित शाह से इतने मजबूत और इतने पारिवारिक संबंधों का? राजनीति में आने का उद्देश्य मुख्यमंत्री बनना नहीं है प्रतीक भाई। मैं सौभाग्यशाली व्यक्ति हूँ भारतीय जनता पार्टी का, जिसको हमेशा चुनौती वाला काम मिला है। ऐसे बहुत कम लोगों को मिलता है। मुझे याद है पुनासा आपको दिया, सिंहस्थ आपको दिया। भाई हरियाणा गया तो हरियाणा कभी जीते ही नहीं थे हम। दिल्ली में भेजा आपको, हरियाणा भेजा तो हरियाणा गया, हरियाणा में सरकार बनाई। बंगाल कभी कोई सोच भी नहीं सकता था, आज बंगाल में पार्टी खड़ी कर दी। तो मेरा सौभाग्य है कि पार्टी मुझे ऐसा मानती है कि चुनौती वाला काम कैलाश कर सकता है। तो बंगाल के काम करने का जो मुझे सेटिस्फेक्शन है उसका आपको अंदाज नहीं। अच्छा, आपका रिटायरमेंट प्लान क्या है? मैंने सोचा था कि मैं 65 में, सोचा था बहुत पहले कि 65 के बाद मैं आध्यात्मिक वर्ण में जाऊंगा। मैं 64 का हो गया हूँ, 65 में पहुँच जाऊंगा। पर मेरा अभी बंगाल वाला अभियान अभी अधूरा है, इसलिए मैं अपना प्लान थोड़ा सा आगे बढ़ा रहा हूँ। 65 से थोड़ा आगे जाऊंगा। नहीं तो मैंने सोचा था बहुत पहले, जब मैं राजनीति में आया था कि यार 65 साल के बाद में बंगाल में आपकी सरकार बन गई, तब आप उसी समय 65 के भी होंगे जब बंगाल में सरकार बनेगी, जैसा कि आप कह रहे हैं। फिर कस हो सकता है निर्णय क्या हो गया उस वक्त, क्या निर्णय होता है मैं क्या कह सकता हूँ मैं भी। पर अभी तो मैंने सोचा नहीं है कि मैं 65 पे रिटायर हूँ, पर हो सकता है उस वक्त मूड आ जाए मेरा कि मैं कह दूँ कि हाँ भाई अब हो गया बहुत। बहुत धन्यवाद कैलाश विजयवर्गीय। दिल की बात कैलाश के साथ, राग कैलाश आप देख रहे थे, सुन रहे थे। बहुत दिल से बात की है और इसको गैर राजनीतिक इंटरव्यू है। दर्शकों इसको गैर राजनीतिक अंदाज और नज़रिए से ही देखना चाहिए। ये आप ये कह सकते हैं कि दो मित्रों की बातचीत है जो
आप तक हम पहुंचा रहे हैं। इस प्रयास के बारे में ज़रूर आपकी मैं टिप्पणी चाहूँगा और डिजाइनर न्यूज़ की तरफ से आपको संदेश देना चाहूँगा, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, देखते रहिए डिजाइनर न्यूज़। खबरों का सिलसिला जारी है, जारी रहेगा। नमस्कार।